गुड मॉर्निंग टू ऑल। फिर हम भारत का भूगोल जो पेपर है उसके अध्ययन की आज हम फिर शुरुआत करेंगे। और जो हमारा जो भौतिक विभाजन है उसका अध्ययन जो हमारा चल रहा था, जिसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत, जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है, उसकी हमने इसके पूर्व जो वीडियो में चर्चा की। आज हम प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और पूर्व जो मैदानी क्षेत्र है उसका आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो पश्चिम और पूर्वी मैदानी जो भूभाग है वो निर्माण या उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक काफ़ी नवीन भूभाग है, जिसका निर्माण प्रायद्वीपीय पठार के काफ़ी बाद में हुआ, या हम यूँ कहें कि इसके कुछ भाग का निर्माण हिमालय पर्वतमाला के निर्माण के साथ तथा कुछ जो जलोढ़ मैदान थे उनका निर्माण हिमालय के निर्माण के बाद में हुआ। हाँ, लेकिन क्योंकि ये जो प्रायद्वीपीय पठार से संलग्न है, या हम ये कहें कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग या पूर्वी घाट का पूर्वी भाग, दोनों में भी प्रायद्वीपीय पठार की जो पुरातन जो चट्टानें हैं या आर्कियन टाइम की जो चट्टानें हैं वो भी यहाँ पर दृष्टिगत होती हैं। हम सबसे पहले जो पश्चिमी जो तटीय मैदान है उसका हम अध्ययन करेंगे। अगर हम जब इसके अध्ययन की शुरुआत करते हैं तो मैंने आपको प्रारंभ से ही ये कहा है कि आप या तो एड्रेस लेके बैठिए या जो डायग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसको समझकर याद करने की कोशिश कीजिए। उसकी जो भौतिक स्थितियाँ हैं उनको देखकर चीज़ों को याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे कि रटने की ज़रूरत ना पड़े। हम इसके अंदर ये देख पा रहे हैं कि जिस तरह से हमने ये पिंक लाइन दिखाई है, ये कहीं न कहीं आपको जो दक्षिण का जो पठार है उसका पश्चिमी भाग या जो पश्चिमी घाट है, जिसको सह्याद्री कहते हैं, जिसका हमने काफ़ी वर्णन किया था, उसको शो कर रहा है। और ये जो है ये समुद्री तटीय सीमा है और इसके पश्चिम के अंदर अरब सागर है। तो इस मैदानी भाग की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो पश्चिमी मैदानी भाग है वो पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य में स्थित है। अब इसी मानचित्र से अब इसका जो उत्तर से दक्षिण की तरफ हम विस्तार देखें, अब इसके निर्माण की प्रक्रिया की एक भी हम बात करें तो इसके अंदर निमज्जन और उत्थान यानी सबमर्जेंस और इमर्जेंस, यानी कुछ भूभाग का समुद्र से ऊपर उठना और कुछ भूभाग का समुद्र के नीचे धंस जाना, दोनों तरह की प्रक्रियाएं इस पश्चिमी घाट के निर्माण के अंदर रही। जब प्रायद्वीपीय जो पठार था, ये प्रायद्वीपीय जो भाग था, जब ये प्रायद्वीपीय भाग है इसका जब उत्तर पूर्व की तरफ मूवमेंट हुआ और उसी समय जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट यहाँ टकराई तो यहाँ जो दिल्ली रेंज है, दिल्ली जो कटक है, उसका उत्थान हुआ। उसी समय पर यहाँ पर सबमर्जेंस या निमज्जन की प्रक्रिया भी घटित हुई, जिसके लिए ये कहा जाता है कि पश्चिमी घाट के निर्माण में उन प्रक्रियाओं का भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब ये जो पश्चिमी घाट है, पश्चिम घाट के पश्चिम में जो हमारा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, इसके निर्माण के अंदर विभिन्न जो नदियों के अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रियाओं का भी योगदान रहा है। साथ ही यहाँ पर जो समुद्री भूभाग था उसके नीचे की तरफ या सबमर्जेंस होने से भी भाग ऊपर उठ के आया, तो वहाँ पर उस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ। समुद्री विस्तार के बाद जब हम यहाँ करते हैं तो पश्चिमी घाट के अंदर जो पश्च झील या वेस्ट जो लेगून्स झील जो होती हैं या बैक वाटर, जो ये लेगून झील्स को यहाँ कहा जाता है, जो विशेषकर केरल के अंदर वेमनाड लेक है, तो वहाँ पर ये जो खारे पानी के जो स्थितियाँ देखने को मिलती हैं तो ये समुद्र के प्रभाव को दृष्टिगत करती हैं।
उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तार की बात करें तो पश्चिमी घाट का आपको राज्यों के हिसाब से याद रखना पड़ेगा कि जो पश्चिम तटीय मैदान है उसका विस्तार आपके गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और कन्याकुमारी के कुछ जिले जो कि तमिलनाडु के अंदर आता है, तो वहां तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब इसका जो विस्तार है वो अलग अलग राज्यों के अंदर, जैसे अगर हम गुजरात की बात करें तो जिसको हम गुजरात का मैदान कहते हैं, इसको काठियावाड़ रीजन भी कहा जाता है, तो वहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो जो सबसे उत्तरी जो भाग है पश्चिम के तटीय मैदान का, उसको गुजरात का मैदान का नाम कहा जाता है। यहाँ पर हम नक्शे में देख रहे हैं कि ये दमन है, ये दादर नागर हवेली है, या दीव जो होता है ये काठिया प्रायद्वीप द्वीप के समुद्र के अंदर स्थित है, अरब सागर के अंदर। तो यहाँ से जो दमन वाला जो भाग है, या ये कहूँ कि दमन के यहीं पर सूरत की स्थिति है जो कि गुजरात में स्थित है, सूरत से आपके इसका जो विस्तार गोवा तक देखने को मिलता है। तो गोवा तक का जो पश्चिम तटीय जो मैदान है उसको महाराष्ट्र या कोंकण तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ से सूरत से गोवा तक, इसको महाराष्ट्र या कोंकण का तट, यहीं पर कोंकण की हिल्स स्थित है। यहाँ के जो मुख्य जो शहर हैं उसमें आप दादर नागर हवेली जो एक यूनियन टेरिटरी है, नासिक है जो कि पश्चिम घाट के पूर्व में पड़ता है, और हमने पढ़ा भी था कि जो थाल घाट है उसकी स्थिति यहीं पर स्थित है। थाल घाट देन पाल घाट। अब यहाँ हम देखें तो नासिक, ठाणे, बम्बई, पुणे, और विशेषकर जो ठाणे और बम्बई की जो स्थिति है वो पश्चिम तटीय मैदान के अंदर महाराष्ट्र तट या कोंकण वाला जो तट है वहाँ पर है। हम दक्षिण की तरफ जाएं तो गोवा जो शहर है, जो वो पणजी जो यहाँ की जो राजधानी है जो कि मांडवी नदी के ऊपर स्थित है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि मांडवी नदी और जो जुआरी नदी है वो गोवा और कर्नाटक की सीमा के ऊपर बहती है। तो गोवा से न्यू मंगलोर तक का जो एरिया है, जो न्यू मंगलोर है वो कर्नाटका का जो उत्तरतम जो जगह है वहाँ पर स्थित है। एक पोर्ट भी है, पतन है। तो गोवा से आपके न्यू मंगलोर या कर्नाटक की जो सीमा है वहाँ तक का जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको हम कर्नाटक या कन्नड़ या कनारा तट के नाम से जानते हैं, और ये सबसे सकरा है। इसका क्षेत्र भी सबसे पश्चिम तटीय मैदान के अंदर सबसे कम क्षेत्र के अंदर इसका विस्तार लंबाई के दृष्टिकोण से देखने को मिलता है। और इसी कर्नाटक और कन्नड़ और कनारा तट पर जो कर्नाटक जो जिला है वहाँ पर कैगा परमाणु संयंत्र स्थित है। तो जीके है आपसे पूछ सकता है कि कैगा जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो ये चीज़ें भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसी जो तटीय क्षेत्र है कर्नाटक, कन्नड़ और कनारा तट पर आपकी एक काली नदी बहती है। आपके शरावती के ऊपर हमने कहा कि जो सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है उसका जोग जलप्रपात जो इसको हम कहते हैं। और यहीं पर जहाँ न्यू मंगलोर स्थित है वहाँ पर जो है नेत्रावती नदी बहती है, जो केरल की उत्तरी सीमा का या केरल और कर्नाटक की जो सीमा है वहाँ का निर्धारण करती है नेत्रावती नदी, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। न्यू मंगलोर पर यह नेत्रावती नदी बह रही है। उसके दक्षिण में जाएं तो कन्याकुमारी तक जो विस्तार देखने को मिलता है, जो पश्चिम तटीय मैदान है उसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और यहाँ मालाबार तट का जो विस्तार सर्वाधिक लंबाई के अंदर जो है वो हम ये कह सकते हैं कि न्यू मंगलोर से आपके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। न्यू मंगलोर आपके कर्नाटक में हो गया, और फिर कन्नूर, माहे जो कि यूनियन टेरिटरी जो पौंडीचेरी है
उसका जो पश्चिमी जो भाग है वो माहे है, और पौंडीचेरी, कराकिल और यनम ये सब पूर्वी घाट के ऊपर स्थित है, पौंडीचेरी के जो भाग है। तो ये भी पता होना चाहिए जो माहे है, जो पौंडीचेरी का भाग है, वो कौन से जो राज्य है उसमें स्थित है। तो इसकी स्थिति माहे की केरल के अंदर स्थित है। जब हमने केरल का जो स्टेट वाइज स्टडी की थी उसमें हमने बताया भी था। फिर उसके बाद कालीकट, आपके अर्नाकुलम, कोच्चि, कोट्टायम, अलेप्पी, इसके इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी हैं, कोस्टल एरियाज़ भी हैं। यहाँ पर ये पोर्ट्स का काम भी करते हैं, जलपतन है। साथ ही यहाँ पर कोच्चि में और कालीकट में यहाँ ऑयल रिफाइनरीज भी स्थापित की गई हैं। अब यहाँ जो पश्चिम की तरफ जो नदियाँ जाती हैं, ये बार बार हमारे लिए रिवीजन भी हो जाता है, याद भी हो जाता है। तो पेरियार नदी यहाँ बहती है। वेम्बनाड की जो लेक है जो केरल के अंदर स्थित है, जो एक लेगून झील है, जिसको हम जो बैक वाटर जो लेक है उसके लिए भी जाना जाता है। केवलोन, त्रिवेंद्रम, ये जो हैं ये पश्चिम तटीय मैदान के मुख्य जो पोर्ट भी हैं और मुख्य शहर हैं। तो यहाँ हमने जो कई नदियों, जुआरी जो नदी है वहीं पर गोवा के अंदर उर्वरक जो कारखाना है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, वो भी स्थित है। तो इस मानचित्र को हमें रटने की ज़रूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट से हम याद कर सकते हैं कि सूरत से हमने गोवा तक, महाराष्ट्र कोंकण तट, हमने गोवा से न्यू मंगलोर तक, कर्नाटक व कन्नड़ या कनारा तट तक, न्यू मंगलोर से जो कन्याकुमारी का जो पश्चिमी जो भाग है तमिलनाडु का, वहाँ तक जो मालाबार जो तट है उसका विस्तार देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो पश्चिमी तटीय मैदान के अंदर जो मुख्य नदियाँ आपसे पूछे, पेरियार हो गई, नेत्रावती नदी हो गई, शरावती, काली, जुआरी, मांडवी और नर्मदा, ताप्ती जो नदियाँ जो रिफ्ट वैली के अंदर बहती हैं, उनका भी यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। अब यहाँ इसका थोड़ा सा अगर हम वर्णन के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ कुछ चीज़ें हम और स्पष्ट कर पाएंगे जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। यहाँ हमने पश्चिम तटीय मैदान के लिए इसका जो विस्तार की जब हमने बात की, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का कन्याकुमारी जिला और गुजरात के अंदर पश्चिमी घाट जो है पर्वत, जो पश्चिमी घाट जो हमारा दक्षिण जो प्रायद्वीपीय पठार है या दक्षिण का जो पठारी भाग है, वहाँ से 150 मीटर की जो समोच्च रेखा होती है वो आपके पश्चिमी घाट से पश्चिम तटीय मैदान को अलग करती है। समोच्च रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाती हैं। अब इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया, चौथा भी था हमारा। हमने कहा कि गुजरात का जो मैदान है तो 4 भाग कहेंगे, काठियावाड़ का क्षेत्र या गुजरात का मैदान, महाराष्ट्र, कोंकण, कर्नाटक और कन्नड़ तट, मालाबार और कोरल तट भी कहते हैं। इसका जो विस्तार हमने किया, केरल राज्य में विस्तृत है जो मालाबार और केरल तट है, आपके कर्नाटक, कन्नड़ वाला कर्नाटक में है, और महाराष्ट्र और कोंकण का विस्तार महाराष्ट्र और गोवा में है। उत्पत्ति की बात करें, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि जो पश्चिम तटीय मैदान है और पूर्वी तटीय मैदान है, इसका जो निर्माण था एक नवीन जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं जिसका निर्माण इयोसीन काल में हुआ। ये मैं कहूँ इयोसीन जो काल था वो जो आपका टर्सरी जो युग था उसका हिस्सा है। और इसके निर्माण में, विशेषकर पश्चिमी तटीय मैदान के निर्माण में, जो अरब खंड का जो निमज्जन हुआ, निमज्जन का मतलब होता है कि पश्चिमी भूभाग का समुद्र के अंदर बैठ जाना, सबमर्ज करना, नीचे चले जाना। कोंकण और कन्नड़ में निमज्जन तट हैं, यानी इन भागों का जो है वो नीचे की तरफ बैठा। और मैंने आपसे ये भी कहा कि हिमालय जो निर्माण की प्रक्रिया थी और जो दहली जो रिज है उसका जब उत्थान हुआ, उसी प्रक्रिया के दौरान ये जो कोंकण और कन्नड़ जो था, इस तट का निमज्जन हुआ, समुद्र के अंदर नीचे चला गया। जबकि जो मालाबार जो तट है उसका इमर्जेंस हुआ, ये समुद्र से बाहर की तरफ निकलने के कारण इसका निर्माण हुआ। ये पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर बालू के टीले भी मिलते हैं जिनकी जो ऊंचाई है वो 30 से 90 मीटर ऊंचे होते हैं। आपके बंबई जो तट है, हमने कहा कोंकण और जो
कन्नड़ का जो निमज्जन हुआ ठीक मुंबई के निकट निमज्जन के उदाहरण मिलते हैं। वही कच्छ के निकट जो है इमरजेंस या उत्थान की जो प्रक्रियाएं हुई उसका यहाँ पर जो है प्रभाव देखने को मिलता है। अब यहाँ पश्चिमी तटीय मैदानों में जो कुछ विशेषताएं होती हैं, तटीय बालुका स्तूप इसमें देखने को मिलती हैं। कोल्लम जो आपका कोल्लम जो केरल और कन्याकुमारी का जो दक्षिण के अंदर जो बिल्कुल हम देख पाते हैं कि यहाँ पे जो केरल का और कन्याकुमारी का तटवर्ती भाग है, यहाँ कोल्लम बीच देखने को मिलता है। तो कोल्लम से उत्तर और त्रिवेंद्रम के बीच लगभग 14 किलोमीटर की जो विस्तार के अंदर तटीय बालुका स्तूप का विस्तार देखने को मिलता है, जिनको यहाँ स्थानीय भाषा में टेरिस कहा जाता है। तो जो बालिका स्तूप कोल्लम बीच के पास में, त्रिवेंद्रम के पास में देखने को मिलते हैं, उन्हें टेरिस कहा जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए जानकारी है। लेगून या बैकवाटर लेक की हमने बात की, वेम्बनाड लेक है, ये जो एक डबल स्पिट का रिजल्ट है। इन झीलों को यहाँ स्थानीय उसमें कयाल भी कहा जाता है। जो बैक लेक्स होती हैं, बैकवाटर लेक्स होती है, लेगून्स होती है, उनको यहाँ केरल तटीय क्षेत्रों के अंदर कयाल के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ एस्चुरी और डेल्टा देखने को मिलता है। डेल्टा हमने बड़े अच्छे से पढ़ा। डेल्टा जो होता है, जो नदियाँ अपने साथ अपरदन की प्रक्रियाओं के द्वारा जो अवसाद लेके आती हैं, उनका समुद्र तटीय क्षेत्रों के अंदर जब निक्षेपण होता है और उस निक्षेपण की प्रक्रिया से जिन आकृतियों का निर्माण डेल्टा के रूप में, डेल्टा की जो आकृति होती है वो इस तरह की होती है, त्रिभुजाकार। तो यहाँ इस तरह से जब निक्षेपण हो जाता है अवसादों का, तो उससे डेल्टा का निर्माण होता है। एस्चुरीज वो जो क्षेत्र होते हैं, एस्चुरीज एक तरह से जो नदियों के द्वारा लाया जाने वाला शुद्ध जल और समुद्री जो जल होते हैं, वहाँ का एक मिलन स्थल होता है, या स्थलीय भागों के अंदर जो समुद्री खारा पानी है वो अंदर तक प्रवेश कर जाता है। और एस्चुरी वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर डेल्टाओं का निर्माण नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर समुद्री जो तरंगे हैं उनका प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है, जो कि उन अवसादों को समुद्र की तरफ बहा कर ले जाता है। गोवा तट पर डेल्टा ही है। मांडवी और ज्वारी जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है। और अधिकतर जो यहाँ पर एस्चुरी की जो, चाहे वो नर्मदा नदी हो, चाहे ताप्ती नदी हो, ये सब एस्चुरीज का निर्माण करती हैं। यहाँ पश्चिम तटीय मैदान के अंदर कुछ अवशिष्ट पहाड़ियाँ, यानी जिनका निर्माण काफ़ी पहले या अरावली पर्वतमालियों के समय पे हुआ था और उनका वर्तमान के अंदर अत्यधिक अनाच्छादन के कारण उनकी जो ऊंचाई है काफ़ी कम हो गई है, उनको अवशिष्ट पहाड़ियाँ कहती हैं। जो दक्षिणी कोंकण की जो पहाड़ियाँ हैं वो उनका उदाहरण है। पश्चिम तटीय मैदान में हम बात करें तो यहाँ पर नारियल, चावल, सुपारी, केला व गरम मसालों की कृषि काफ़ी अधिक की जाती है। केरल के अंदर गरम मसाला, जो नारियल है, उनका उत्पादन होता है। साथ ही हमने जब द्वीप समूह की बात की थी तो जो आपके लक्षद्वीप है वहाँ पर नारियल की जो कृषि है उसका हमने बताया था। और यहाँ जो नारियल है उनसे अत्यधिक जो उत्पादन होता है नारियल का, वो हमने उसकी चर्चा यहाँ पर की थी। अब जो है हम इसके साथ हम जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है उसकी हम यहाँ बात करेंगे, और इस नक्शे के अंदर हम उसको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि ये चीज़ें आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ हम जब पूर्वी तटीय मैदान, हमने पश्चिम तटीय मैदान की बात की, उसका विस्तार की हमने बात की, कौन कौन से क्षेत्र के अंदर किस नाम से हम जानते हैं उनको, उसकी बात की। ठीक वैसे ही जो पश्चिम तटीय मैदान के साथ साथ पूर्वी तटीय मैदान का भी निर्माण हुआ, और यहाँ पर भी प्राचीन जो आर्कियन चट्टानों के अवशेष के साथ साथ यहाँ पर नवीन निक्षेपण की जो जलोढ़ मृदा है उसका निर्माण हुआ। यहाँ पर भी सबमर्जेंस और इमर्जेंस यानी निमज्जन और उत्थान के जो यहाँ परिणाम या उत्पत्ति की निर्माण की प्रक्रियाओं को हम यहाँ देख सकते हैं। विस्तार की अगर हम बात करें तो जो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है उसका पश्चिम बंगाल के दक्षिण तटीय भाग, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पर इसका विस्तार देखने को मिलता है। और ये जो मैदान है इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ
जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं, चाहे वो गोदावरी हो, महानदी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, तो उस सब नदियों ने यहाँ पर न केवल पश्चिमी जो घाट है उसका कटाव किया और अत्यधिक अपर्दन और अपक्षय के कारण जो पदार्थ निकल के आए उनका उन तटीय क्षेत्रों के अंदर निक्षेपण के कारण यहाँ पर तटीय मैदान का जो विस्तार है वो पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अधिक देखने को मिलता है। जब हम इसकी बात करते हैं पश्चिम पूर्वी तटीय मैदान की, तो हमारे दिमाग में बिल्कुल ये हो जाना चाहिए कि ये हमारा पूर्वी घाट और ये हमारी बंगाल की खाड़ी और इन दोनों के मध्य के अंदर जो स्थित है वो पूर्वी तटीय मैदान है। और पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो पश्चिम बंगाल के दक्षिण, उड़ीसा तटीय क्षेत्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। क्योंकि अधिकांश जो प्रायद्वीप भारत की नदियाँ जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती हैं और उन्होंने पश्चिम घाट को अलग अलग जगह पर बटाव कर दिया और निक्षेपण की प्रक्रियाओं के द्वारा इस मैदानी क्षेत्र का निर्माण हुआ, तो यहाँ जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है अधिक और पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो पश्चिम तटीय मैदान की से तुलना में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम उत्तर से दक्षिण की तरफ हम जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वर्ण रेखा नदी है जो कि उड़ीसा के ठीक सुदूर उत्तर के अंदर बहती है, वहाँ से दक्षिण की तरफ जो विस्तार है, तो उन शहरों की हम बात करें तो यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण स्थान भी हैं जो हमारे लिए जानकारियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। जो स्वर्ण रेखा है उसके नदी के दक्षिण के अंदर चांदीपुर स्थित है जो कि आपका, और समुद्र तटीय क्षेत्रों की बात करें तो व्हीलर द्वीप जो जिसको आजकल हम जो मिसाइल्स के परीक्षण के लिए प्रयोग लिया जाता है, व्हीलर द्वीप जो है वो उड़ीसा के जो तटवर्ती के क्षेत्रों के पूर्व में स्थित है जिसको आजकल अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पौमीर पॉइंट भी है आपके उड़ीसा के जो तटवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर आपके उत्तर में स्वर्ण रेखा, मध्य के अंदर महानदी बहती है, वो तो उन्हीं क्षेत्रों के अंदर जो पूरी जो पोर्ट है वो देखने को मिलता है। आपके कोणार्क का जो मंदिर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, आपके पर्यटन के दृष्टिकोण से कोणार्क और जो पुरी जो एक आपके धार्मिक स्थल है उनका महत्वपूर्ण हमारी सांस्कृतिक विरासत में योगदान है। और यहीं आपके जो इस तटीय क्षेत्र जो उड़ीसा वाला जो तटीय क्षेत्र है और जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी जो भाग है उसको हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। और यहीं पर जो उड़ीसा के अंदर चिल्का झील है और चिल्का झील के समीप ही यहाँ जो चिल्का झील के समीप भीतरकनिका जो महानदी के डेल्टा पर एशिया का सबसे बड़ा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र है। तो आपको पता होना चाहिए भीतरकनिका जो है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। आपके जो चांदीपुर है, मैंने जैसे बताया स्वर्ण रेखा के दक्षिण के अंदर, ये शॉर्ट एंड मीडियम जो रेंज की जो मिसाइल्स है उनका प्रक्षेपण केंद्र है। साथ ही यहीं पर व्हीलर द्वीप से भी हम इस तरह के प्रक्षेपण करते हैं। आपके भीतरकनिका के समीप ही जो थोड़ा सा तट के अंदर के भागों के अंदर गहीरमाथा जो एक कछुआ प्रजनन केंद्र है उड़ीसा के अंदर वो स्थित है। तो ये हमारे लिए जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो पूर्वी तटीय जो मैदान है उससे संबंधित हैं। अब यहाँ इनके साथ साथ हम जब दक्षिण की तरफ जाते हैं तो यहाँ जो आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर बिम्सा धारा बहती है और इस बिम्सा धारा के किनार के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे श्रीकाकुलम जो शहर स्थित है। उसके दक्षिण की तरफ जाएं तो विशाखापट्टनम एक बहुत बड़ा पोर्ट भी है और कोकीनाडा एक पोर्ट है। जो पेल्लेरू झील है जो कि आपके गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य में स्थित है। यहाँ पर ये पेल्लेरू झील है जिसकी स्थिति ये गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य के अंदर स्थित है। और यहीं पर एक सांस्कृतिक केंद्र भी है, औद्योगिक केंद्र भी है, राजमुंद्री जो सिटी है वो स्थित है। इसके तटीय क्षेत्रों के अंदर पेल्लेरू झील है, उसके और जो उसके दक्षिण में तटवर्ती क्षेत्र और कृष्णा नदी के उत्तर के अंदर या मछलीपट्टनम जो पोर्ट है वो स्थित है। और कृष्णा नदी के दक्षिण के अंदर यहाँ
गुंटूर जो शहर है वो स्थित है, उसके दक्षिण की तरफ हम जाएं अंगोला है, और यहाँ पर इस तटीय क्षेत्र को हम आंध्रा तट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ और दक्षिण की तरफ हम जाएं तो ये जो शहर हैं आपके श्रीहरिकोटा, आपके जो प्रक्षेपण जो अंतरिक्ष यान है उनका प्रक्षेपण किया जाता है, जो पुलिकट झील है उसके अंदर स्थित है। और पुलिकट झील जो है, जो कि एक खारे पानी की झील है, जो आंध्र प्रदेश के दक्षिणतम भाग और तमिलनाडु के उत्तर में स्थित है। तो ये आपके श्रीहरिकोटा डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अंतरिक्ष विज्ञान के दृष्टिकोण से, स्पेस साइंस के हिसाब से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जो पुलिकट झील के किनारे पे स्थित है। यहीं पर जो उत्तर की तरफ बात करें तो यहाँ पेन्नार नदी बहती है, यहाँ पे नेल्लोर जो सिटी है वो स्थित है। आप दक्षिण की तरफ हम जाएं तो यहाँ पे चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी भी है, यहाँ पर मेरीना बीच है जो भारत का सबसे बड़ा बीच है। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि पूर्वी तटीय मैदान से जुड़ी हुई है। पुंडीचेरी, जैसे मैंने कहा, पुंडीचेरी यहीं पे स्थित है, और चिदम्बरम पुंडीचेरी के दक्षिण के अंदर एक पोर्ट भी है और तटीय शहर है। अब कांचीपुरम जो है वो आप जो महाबलीपुरम पोर्ट है उससे पश्चिम की तरफ है, जो कि एक सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ कांचीपुरम के अंदर साड़ी जो है उद्योग है वो भी काफ़ी फेमस है। आप नीचे की तरफ हम जाएं तो नागपट्टिनम एक पोर्ट है तमिलनाडु का, और उससे पूर्व के पश्चिम की तरफ आंतरिक भाग के अंदर तंजौर जो शहर है, जहाँ पर एक तरह से जो जलोढ़ मृदा का अत्यधिक निक्षेपण और मैदान का विस्तार अधिक देखने के कारण यहाँ चावल की कृषि का अत्यधिक विस्तार देखने को मिलता है, उत्पादन अधिक होता है, इसलिए तंजौर को धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। तुतिकोरिन, हमने जब तमिलनाडु स्टेट की बात की, हमने तुतिकोरिन की बात की, तो तुतिकोरिन एक पोर्ट है। कुलशेखरपट्टनम जो है वो भी इसका पश्चिम के तमिलनाडु का जो दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पर पोर्ट है। और यहाँ पर जो ओटेक ओशियन थर्मल जो एनर्जी जो जनरेट की जाती है उसका निर्माण, जो समुद्र के तापमान में अंतर होने का, ऊपर और नीचे के तापमान में वेरिएशन के आधार पर ऊर्जा निर्माण की जो किया जाता है उसको हम ओटेक एनर्जी के नाम से। तो यहाँ ओशियन थर्मल एनर्जी सेंटर की स्थापना भी की गई कुलशेखरपट्टनम में। नीचे की तरफ केप कोरिन कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ दक्षिण की जो मुख्य नदी है जो कि पूर्वी तटीय मैदान के अंदर प्रवाहित होती है वो वैगई है, और मदुरई जो शहर है वो वैगई नदी के ऊपर स्थित है। अब यहाँ जो अधिकांश जो नदियाँ होती हैं प्रायद्वीपीय भारत की वो वर्षा वाहिनी नदियाँ होती हैं, लेकिन जो दक्षिण के अंदर तमिलनाडु की जो कावेरी नदी बहती है, कावेरी नदी के अंदर वर्ष भर पानी रहता है, क्योंकि कावेरी नदी के अंदर जो मानसून का दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है उससे और लौटते हुए मानसून दोनों से वर्षा होती है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो कावेरी नदी है उसके अंदर वर्ष भर जो पानी है वो देखने को मिलता है। और तमिलनाडु वाला जो एरिया है उसको हम जो कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तो ये पश्चिमी तटीय मैदान जो है उसकी बात करें या कुछ फैक्ट्स और बताए हैं। जो चिल्का जो नदी है वहाँ पर भार्गवी और दया नदी आकर इसमें अपना पानी गिराती हैं। तो ये हमारे लिए कुछ सूचनाएं होती हैं जो कभी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हमसे पूछ लिया जाता है। अब यहाँ इसका थोड़ा विस्तृत वर्णन भी करें हम। ये हमने पूर्वी तटीय मैदान का हमने एक मानचित्र के माध्यम से अध्ययन किया। तो अब इसकी कुछ सामान्य जानकारी। पूर्वी तटीय मैदान स्वर्णरेखा नदी से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। दक्षिण भाग में इस मैदानी भाग की जो चौड़ाई है वो उत्तरी भाग की तुलना में अधिक देखने को मिलती है। उत्तर के अंदर उत्कल, फिर बीच वाला भाग उत्तरी सरकार जिसको आंध्रा तट भी कहते हैं, और दक्षिण वाला जो भाग है वो कोरोमंडल जो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के मध्य के अंदर उसका विस्तार देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम जो पोर्ट है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है वो बंदरगाह डॉल्फिन नामक एक चट्टान के पीछे सुरक्षित है। ये कुछ जानकारियां हैं। चिलिका झील पर भीतरकनिका, गहीर माथा और ये जो चिल्का झील है
वहाँ पर दया और भार्गवी जो नदियाँ अपना पानी लाकर गिराती हैं। पुलिकट झील की हमने बात की, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है। और श्रीहरिकोटा जो हमारा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र भी है, जो सैटेलाइट प्रक्षेपण केंद्र है, वो पुलिकट झील के पास स्थित है। और यह एक वलयाकार जो लेगून होती है उसका भाग है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा समुद्र से अलग है। हमने उड़ीसा उत्कल तटीय क्षेत्र कटक डेल्टा के शीर्ष पर है। डेल्टा में पाराद्वीप बंदरगाह स्थित है। ये कुछ हमारे लिए सामान्य थी। पौंडीचेरी के निकट हमने कहा कि जिस तरह से पौंडीचेरी जो है, जो तमिलनाडु के अंदर स्थित है, वहाँ पर निमज्जन या यहाँ का जो भूभाग है वो समुद्र के अंदर नीचे धंस गया था। यहाँ जो उत्तरी सीमा है, जो उत्कल के मैदान की गंगा के निचले मैदान व स्वर्णरेखा द्वारा निश्चित है। प्रायद्वीपीय पठार से ये जो भाग है, जिसको हम पूर्वी घाट कहते हैं, वो 75 मीटर की जो समोच्च रेखा है उसके द्वारा अलग होता है। दक्षिण का जो पश्चिम से आंध्र प्रदेश व उड़ीसा राज्यों से जो सीमा है, वहीं पर जो उत्कल का मैदान है, आंध्र का मैदान जो है, इसको पुनः हमने 3 भागों में अगर और डिफ्रेंशिएट करें तो उत्तरी सरकार तट, रॉयल सीमा तट और कोरोमंडल जो तट है वो आंध्र तट से अलग है, जिसका विस्तार, अधिकांश जो विस्तार है वो तमिलनाडु क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। कुछ भाग जो है इसको हम आंध्र तट के अंदर भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन अधिकांश जो दक्षिणतम जो पूर्व तटीय मैदान का विस्तार कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है, तो वो वहाँ देखने को मिलता है। उत्तरी सरकार जो तट है गोदावरी कृष्णा डेल्टा के उत्तर पूर्व में है। रॉयल सीमा जो है दक्षिण पश्चिम जो आंध्र प्रदेश के कर्नूल, कुडप्पा, अनंतपुर और चित्तूर जिलों के अंदर देखने को मिलता है। और कोरोमंडल जो तट है रॉयल सीमा के दक्षिण में है, या तमिलनाडु के अंदर इसका विस्तार अधिक देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश के तट की उत्तरी पश्चिमी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित है। और ये प्रायद्वीपीय पठार से जो 100 मीटर की समोच्च रेखा है वो इसको अलग करती है। जहां आपके 75 सेंटीमीटर की उत्कल के मैदानों करती है, वहीं 100 सेंटीमीटर की समोच्च रेखा आंध्र प्रदेश के तट को प्रायद्वीपीय भारत से अलग करती है। तमिलनाडु तट है, जिसको हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। पुलिकट झील के पास से तमिलनाडु राज्य में स्थित कोरोमंडल स्थान के आधार पर इसका नाम हमने कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ये प्रायद्वीपीय पठार से इसको जो समोच्च रेखा या समान ऊंचाई वाला मिलाने वाली जो समोच्च रेखा है वो 150 मीटर की समोच्च रेखा है, इसको वहाँ से अलग करती है। यहाँ कुछ चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जो तमिलनाडु के अंदर जो एक अंतरीप निकला हुआ है, अंतरीप यानी भूमि का जो स्थलीय भाग होता है, जो समुद्र के अंदर निकला हुआ रहता है, उसको हम अंतरीप कहते हैं। जैसे कन्याकुमारी के दक्षिण में कुमारी अंतरीप है। यहीं पर आपके जो पाक स्टेट और मन्नार की खाड़ी जो आपके बंगाल जो श्रीलंका को हमको यहाँ से अलग करती है, यहाँ आपके श्रीलंका है, यहाँ पाक स्टेट है और इसके दक्षिण में मन्नार की खाड़ी है। और हमने ये भी कहा था कि ये मेराइन जो बायोस्फीयर रिजर्व भारत का सबसे बड़ा है। तो यहाँ ये जो अंतरीप के रूप में निकला हुआ है, जो कि यहाँ रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, या पमन द्वीप है यहाँ पर। और यहाँ इसके दक्षिण के अंदर कुछ द्वीप और स्थित हैं, जिसमें तल्लेरी द्वीप, आपके यहाँ पम्बन द्वीप है, आपके रामेश्वरम है, रामेश्वरम के दक्षिण के अंदर धनुषकोटी है। ये सब सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान है हमारे लिए। धार्मिक रूप से इनकी जो महत्व तो ज़्यादा है। और इसी जो तलेरी टीवू है वहीं पे नेलातनी टीवू भी स्थित है। और आपके यहाँ दक्षिण की तरफ जाएं तो कन्याकुमारी से 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट के अंदर विवेकानंद रॉक स्थित है, जो कि आपके दक्षिण हिंद महासागर के अंदर उसकी स्थिति देखने को मिलती है। यहीं पर आपके जहाँ धनुषकोडी रामेश्वरम है, यहीं पर आपका जो आदम्स जो ब्रिज है वो देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं जो पूर्वी तटीय जो मैदान है, कुछ फैक्ट्स और हैं पूर्वी तटीय मैदान से। उत्पत्ति के संबंध में विस्तार की बात करें तो इसका जो विस्तार है 8 डिग्री 22 डिग्री नॉर्थ से 22 डिग्री 30 डिग्री नॉर्थ, और अगर देशांतर की बात करें 77 डिग्री से 30 मिनट ईस्ट की तरफ और 87 डिग्री से 20 मिनट ईस्ट देशांतर के है। यहाँ आर्कियन, युगीन, ग्रेनाइट और सिलिका की चट्टानें मिलती हैं। यहाँ पर टर्सरी काल में इसका निर्माण अधिक योगदान रहा। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर जो कि तृतीय युग के ही निर्माण प्रक्रियाओं की
दिखाती हैं। लेटराइट पूर्वी कगार पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी का विस्तार उड़ीसा में देखने को मिलता है। जड़ोर जो निक्षेप है 16 से 27 मीटर ऊंचे बालू का स्तूप भी यहाँ देखने को मिलते हैं। मैसोजिक युग के अंदर समुद्री अतिक्रमण से जो पांडिचेरी और कावेरी का जो डेल्टा है वहाँ पर निमज्जन हुआ, और टर्सरी युग के अंदर समुद्र के पीछे हटने से तमिलनाडु का उत्थान हुआ। तमिलनाडु जो तट है, कोरोमंडल जो तट है, तो वहाँ पर इमरजेंस के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तमिलनाडु तट पर 30 से 60 मीटर ऊंचे जो बालू का स्तूप होते हैं उनको यहाँ पे थेरिस कहा जाता है। और यहाँ पर सामंग और सुर मीठे पानी की झीलें पुरी के उत्तर में कुछ मीठे पानी के सोर्स हैं। जो सामंग और सुर जो झीलें हैं वो पुरी के उत्तर पूर्व में स्थित हैं। अब यहाँ जो है इसको एक मैप के माध्यम से भी पुनः हम समझना चाहेंगे, जिससे कि कुछ चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएं। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये कुछ हमने स्लाइड्स लिए हैं, जैसे ये पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों को हमने एक साथ दिखाया। यहाँ गुजरात में इसका विस्तार देखने को मिल रहा है, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल कुछ भाग। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं कि 250 मिलियन लाइव विद इन 5 किलोमीटर इन द कोस्ट, और यहाँ पे 3600 फिशिंग विलेजेस हैं, 12 मेजर पोर्ट्स और 185 माइनर पोर्ट्स है जो पूर्वी और पश्चिम तटीय जो क्षेत्र है वहाँ पर। और यहाँ पर लगभग पूर्वी और पश्चिम जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर 4120 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र के अंदर मैंग्रोव्स जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ फिर और कुछ फैक्ट्स भी हैं जो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ जो कोस्ट लाइन जो है 30% ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ निवास करती है, हमारा जो पूर्वी और पश्चिम तटीय है जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर। और यहाँ पर 7th लार्जेस्ट जो समुद्री जो फिशिंग की जाती है इन द वर्ल्ड, 7th लार्जेस्ट मेराइन फिशिंग नेशन इन द वर्ल्ड, भारत की जो स्थिति है, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट मेराइन फिशिंग नेशन इन द वर्ल्ड। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं। तो ये पूर्वी और पश्चिमी तटीय जो आपकी स्थितियाँ हैं उसके कारण ये संभव हो पाया है कि भारत दुनिया में 7वां बड़ा मत्स्य जो दोहन का जो केंद्र है। और ये जो बंगाल और अरेबियन सी है वहाँ पर आपको जो ये फिशिंग की जो प्रक्रियाएं हैं वो देखने को मिलती है। और यहाँ पर इंडियन कोस्टल लाइंस मेजर्स अबाउट, यहाँ जो कोस्टल लाइंस हैं वो 7500 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की बात करें तो हमने पहले बताया कि यहाँ मुख्य भूमि का जो तटीय भाग है वो 6100 किलोमीटर तक है, लेकिन हम जब तट द्वीपीय क्षेत्र अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर लेते हैं 7516 किलोमीटर तक इसको जो समुद्री सीमा है उसका विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ पर 2000 किलोमीटर के अंदर हमारा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसका विस्तार देखने को हमको मिलता है। ये फिर एक डायग्राम के माध्यम से हमने यहाँ दिखाया है कि ये आपके काठियावाड़ वाला रीजन है। जो पश्चिम तट की बात करें तो यहाँ दमन गल्फ ऑफ कैम्बे यहाँ स्थित है, जिसको हमने यहाँ दिखाया है, जो गल्फ ऑफ खंबात कहा जाता है। यहाँ दमन आपके कोंकण कोस्ट, कोस्टल लाइन, सबमर्जेंस यहाँ देखने को मिलता है। कोंकण जो कोस्ट है वहाँ पे सबमर्जेंस की स्थिति देखने को मिली है। आपकी जो मालाबार कोस्ट है वहाँ हमने बात की तो यहाँ इमरजेंस की स्थिति देखने को मिली है। वैबनाथ लेक जो कि एक लेगून झील है जिनको केरल के अंदर कयाल नाम से जाना जाता है। इधर हमने तटीय क्षेत्र पूरी तटीय बात करें तो उड़ीसा वाला जो तटीय क्षेत्र है उसको हम उत्कल का कोस्ट कहते हैं। इसको हमने फिर जो आंध्रा कोस्ट है उसको हमने फिर डिवाइड किया था कि उत्तरी सरकार और कर्नाटिक प्लेन्स, और इन चीज़ों के लिए भी हमें जो आंध्रा कोस्ट है, चिल्का झील है, पुलिकट लेक है, जो कोरोमंडल कोस्ट है जिसको पायन घाट भी कहा जाता है, वो कोस्ट लाइन्स ऑफ इमरजेंस का उदाहरण है। यहाँ पर इमरजेंस की जो घटनाएं थी जियोलॉजिकल उसमें देखने को मिली। इस डायग्राम में फिर हम देख पाते हैं कि ये काठियावाड़ कोस्ट है। जो हम इसकी बात करें तो ये यहाँ काठियावाड़ कोस्ट हमको देखने को मिल रही है, जो जिसका वर्णन हमने गुजरात मैदान के लिया। फिर कोंकण के नाम से देखा हमने, जिसका विस्तार आपके महाराष्ट्र और गोवा के अंदर, फिर कन्नड़ कोस्ट है, फिर कन्याकुमारी कोस्टल जो रीजन्स है उसकी बको मालाबार जो तट है उसकी बात की। इधर की तरफ कोरोमंडल तट, आंध्रा कोस्ट को फिर हमने रॉयल सीमा, उत्तरी सरकार, और ये उत्कल का
जो कोस्टल भाग है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो ये हमें पूर्वी और पश्चिमी तटीय जो क्षेत्र हैं उसके बारे में हमने पतीय मैदान की बात की। तो साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए, जैसे हमने कहा कि 30% जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे स्थित है, और यहाँ हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी के अंदर जो फिशिंग का जो योगदान है उस दृष्टिकोण से जो हमारा पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदानी क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। यही कारण है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट मेराइन जो कंट्री है। तो ये लंबी जो तटवर्ती मुख्य भूमि की जो तटवर्ती सीमा जिसको हमने 6100 किलोमीटर बताया था उसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसके निर्माण की प्रक्रिया और इसका जो पाए जाने वाली जो यहाँ पर जलोढ़ मृदा है उसके अंदर विभिन्न नदियों की भूमिका, आपके जो एस्चुरी और डेल्टा उसके बारे में हमने यह बात की। थोड़ा और हम एस्चुरी और डेल्टा को अगर हम इसके अंतर की हम बात करें तो कुछ स्लाइड के माध्यम से मैं यहाँ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि परिभाषा की बात करें हम तो समुद्र का खारे पानी नदियों के ताजे पानी से जहाँ मिलता है वहाँ पर एस्चुरीज का निर्माण होता है, और ऐसा क्षेत्र जहाँ समुद्र का खारा पानी नदियों के ताजे पानी से मिलता है वहाँ एस्चुरीज का निर्माण होता है। और डेल्टा नदी के मुहाने पर नदियों द्वारा लाकर जो विभिन्न अपरदित जो पदार्थ हैं उनका त्रिभुजाकार आकार में जो निक्षेपण होता है उस जो बनती आकृति उसे हम डेल्टा कहते हैं, जो मैंने बताया। अंतर की बात हम करें दोनों के अंदर तो परिभाषा से ही का अंतर स्पष्ट हो जाता है। साथ में अब यहाँ कुछ बात है, एस्चुरी का निर्माण उच्च ज्वार वाले क्षेत्र में होता है तथा नदियों इसका निर्माण करती है जहाँ पर रिफ्ट घाटियों में जो नदियाँ बहती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं वो रिफ्ट घाटी के अंदर प्रवाहित होती हैं। डेल्टा की बात करें तो डेल्टा का निर्माण निम्न ज्वार वाले, ये जहाँ उच्च ज्वार के अंदर देखने को मिलता है, ये निम्न ज्वार में इसका जो निर्माण है वो यहाँ देखने को मिलेगा जहाँ डेल्टा का निर्माण होगा। और अंतर देखें हम यहाँ पे एस्चुरीज जो होती हैं वहाँ पर उपजाऊ भूमि सामान्यतः नहीं पाई जाती, जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। उच्च ज्वार देखने को मिलता है, अपरदित पदार्थ हैं समुद्र की तरफ उन उच्च ज्वारों के द्वारा बहा ले जाए जाते हैं, जबकि डेल्टा के अंदर जलोढ़ मृदा नवीन मृदा का निर्माण होता है। इस कारण ये नदियाँ ये जो डेल्टा वाले जो क्षेत्र होते हैं उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। जैसे कि जो हम मैदानी क्षेत्रों की हम बात करेंगे तो बंगाल का जो मैदानी क्षेत्र है, निम्न गंगा का मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर डेल्टा भूमि के विस्तार के कारण अत्यधिक उपजाऊपन या चावल का अत्यधिक उत्पादन वहाँ देखने को मिलता है। एस्चुरीज वन्य जीव के लिए उपयुक्त होती है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। डेल्टा कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं और कृषिगत कार्य करने के कारण वहाँ पर सामान्यतः जो वन्य जीव हैं उनका जो प्रभाव है वो कम देखने को मिलता है। तो इस तरह से आपको पूर्वी और पश्चिम तटीय मैदान है उसको समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और आज हम इस वीडियो के साथ ही जो हमारा विशाल मैदानी क्षेत्र है उसकी भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग इन वीडियोज़ को प्रॉपर इसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, देखते नहीं हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको बनाने के अंदर काफ़ी आप लोगों को समझाने के दृष्टिकोण से काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत डायग्राम्स कई बुक्स को पढ़ने के बाद आपके सामने हम रखते हैं, और मैं अपने उससे कह सकता हूँ कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इन सूचनाओं से इन जानकारियों से साथ ही जो मैंने समझाने की कोशिश की है तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी और फैक्चुअल लेवल पे भी इन चीज़ों का आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए इन चीज़ों को पूरा आप देखिए, इनको नोट कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए वीडियोज़ को, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास जो सूचना है वो तुरंत पहुंच जाए। आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है ये तो आप इसके अंदर जो कमेंट होता है उसके अंदर कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हम उन चीज़ों में सुधार कर सकें।